811 सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु जा रही एक सामान्य उड़ान थी। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे हुए थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स विमान में खाने और जलपान की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन कैसे एक सामान्य उड़ान एक दुखद हादसे में बदल गई। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद विमान में हुए एक तेज धमाके से आसमान गूंज उठा। अपने पैरों के नीचे खुला आसमान देख यात्रियों के साथ साथ केबिन क्रू की भी जान निकल गई। सबकी आंखों के सामने एक एक कर 9 पैसेंजर विमान से बाहर खींचे चले गए। तेजी से बेकाबू होते विमान को कंट्रोल करने के लिए पायलट जी जान से कोशिश कर रहे थे। क्या विमान पर कोई आतंकी हमला या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? क्या पायलट इस विमान को सही सलामत उतार पाए? अमेरिकी इतिहास के इस सबसे अजीब और खतरनाक हादसे के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 24 फरवरी 1989 हवाई का होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात के लगभग 12:40 पर यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 811 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अपनी उड़ान के दौरान इस फ्लाइट को रास्ते में न्यू जीलैंड के ऑकलैंड शहर में रुकना था। बोइंग 747-122 का यह विमान 3 नवंबर 1970 को यूनाइटेड एयरलाइन को दिया गया था। अपनी 18 साल की सर्विस में इस विमान ने अब तक कुल मिलाकर 58,814 हवाई घंटों की यात्रा पूरी की थी और इससे पहले यह विमान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था। अपनी इस उड़ान से कुछ देर पहले ही यह विमान लॉस एंजलिस से उड़कर होनोलुलु आया था। अपनी उस उड़ान के दौरान प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी और होनोलुलु एयरपोर्ट से अगली उड़ान के लिए इस प्लेन में नए पायलट और केबिन क्रू को नियुक्त किया गया था। यहां से विमान की जिम्मेदारी 59 वर्षीय कप्तान डेविड क्रोनिन को दी गई थी। डेविड क्रोनिन एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे जिन्होंने अब तक 28,000 घंटों की फ्लाइट पूरी की थी। इस तरह के बोइंग 747 विमान को उड़ाने के लिए भी कप्तान के पास 1600 घंटों का खास अनुभव था। उस दिन फ्लाइट में कप्तान के साथ 48 वर्षीय को पायलट ग्रेगरी एलन स्लेडर और 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर रैंडल थॉमस भी सवार थे। इस उड़ान के लिए फ्लाइट में 15 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। कुल मिलाकर उस दिन फ्लाइट में 18 क्रू मेंबर्स के साथ 337 पैसेंजर्स सवार थे। अपने निर्धारित वक्त से लगभग 3 मिनट लेट सुबह के लगभग 1:30 पर फ्लाइट 811 ने बोर्डिंग गेट से एग्जिट प्रोसेस को शुरू किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार ये देरी विमान के एग्जिट डोर 5L में लगी हुई इमरजेंसी स्लाइड को लॉक करने के कारण हुई। इसके साथ साथ प्लेन में कुछ नए पैसेंजर्स के सवार होने के कारण भी बोर्डिंग प्रोसेस में कुछ देरी हुई। पैसेंजर केबिन और कार्गो एरिया के सभी डोर्स के अच्छी तरह बंद होने के बाद जब सभी डोर वार्निंग लाइट्स बंद हो गईं, तो एक एक कर पायलट्स ने सभी चारों इंजन को स्टार्ट किया। रोल ऑफ प्रोसेस को पूरा कर टैक्सीवे से होता हुआ प्लेन धीरे धीरे रनवे पर पहुंचता है। रनवे 8R पर पहुंचने के बाद सुबह के 1:52 पर फ्लाइट 811 होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के लिए उस दिन कप्तान फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे और फर्स्ट अफसर सभी कंट्रोल पैनल्स और सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे थे। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही अपने नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार क्लाइंबिंग थर्स्ट पावर को कंट्रोल करने के लिए प्लेन के ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बंद कर दिया गया। ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसे शार्ट में APU भी कहा जाता है, आमतौर पर प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को पावर सप्लाई करता है। फ्लाइट क्रू के अनुसार टेक ऑफ और क्लाइंब के दौरान फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और कॉकपिट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या वार्निंग लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि प्लेन में लगे वेदर रेडार सिस्टम पर पायलट को कुछ हल्के फुल्के थंडरस्ट्रोम की जानकारी मिल रही थी, जो इस फ्लाइंग रूट पर एक सामान्य बात थी। लेकिन फिर भी जैसा हर एयरलाइन आमतौर पर करती है, पायलट किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए प्लेन का रास्ता बदलकर थंडरस्ट्रॉम के बाहर से प्लेन को ले जाते हैं। लेकिन फिर भी आसपास मौसम खराब होने के कारण प्लेन में हल्के फुल्के टर्बुलेंस के झटके महसूस हो रहे थे, जिसके कारण कप्तान ने सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाए रखने के निर्देश दिए थे। और टेक ऑफ के लगभग 17 मिनट बाद जब प्लेन 22,000 और 23,000 फीट के बीच उड़ान भर रहा था,
तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और एक बड़े झटके के साथ प्लेन तेजी से हिलने लगता है। असल में ये प्लेन के सामने के हिस्से में लगे कार्गो डोर के टूटने का धमाका था। कार्गो डोर इतनी तेजी के साथ टूटा कि अपने साथ साथ उसने पैसेंजर केबिन के एक बहुत बड़े हिस्से को ही उखाड़ फेंका, जिसके कारण पैसेंजर केबिन के दाएं हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। 23,000 फीट की ऊंचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण रो नंबर G और H के बीच की लगभग 10 सीटें उखड़कर प्लेन से बाहर जा गिरी और इसके साथ साथ उन सीटों पर बैठे हुए 9 पैसेंजर भी आसमान में ही खो गए। अपनी आंखों के सामने ही अपने सहयात्रियों को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर सभी पैसेंजर की जान हलक में आ गई। ना जाने मौत कब उन्हें भी अपने आगोश में ले ले, ये सोच सभी पैसेंजर्स ऊपर वाले को याद करने लगे। उस वक्त बिजनेस क्लास में काम कर रही एक एयर होस्टेस मे सपोलू ने बड़ी ही मुश्किल से एक सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचे जाने से बचाया। केबिन में हुए इस छेद के कारण अचानक हुए डीकंप्रेशन के कारण एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट लॉरा ब्रेंटिंगलर भी बड़ी मुश्किल से फ्लाइट डेक की सीढ़ियों को पकड़कर अपने आप को बचा पाई। रात के अंधेरे में 23,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त प्लेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए यह मंजर कितना भयानक होगा, इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वही कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लिए ताकि वो ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस लेकर प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन उस धमाके के कारण प्लेन में लगे हुए इमरजेंसी ऑक्सीजन यूनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही टूटकर प्लेन से अलग हो गया था, जिसके कारण अब पायलट को ऑक्सीजन मास्क से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। ये सब देखते हुए पायलट तुरंत ही बड़ी तेजी के साथ प्लेन की हाइट को कम करते हुए उसे नीचे लाने लगे ताकि कम ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस लिया जा सके। इसके साथ उन्होंने प्लेन को तेजी से 180 डिग्री के एंगल में मोड़ कर तुरंत ही वापस होनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। पायलट को लगा कि हो ना हो प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट ही हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पैन AM की फ्लाइट 130 में भी स्कॉटलैंड के ऊपर से उड़ान भरते हुए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये सोचकर पायलट की जान भी हलक में आ गई और उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन बड़ी ही बहादुरी के साथ दोनों पायलट अभी भी पूरी जी जान के साथ प्लेन और उसमें बैठे हुए सभी लोगों की जान बचाने के लिए हिम्मत से प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसे हालात में किसी भी इंसान का हिम्मत हार जाना मुमकिन है, लेकिन ये पायलट की बहादुरी और ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि मौत को सामने देखकर भी वो अपने फर्ज को निभा रहे थे। पायलट ने तुरंत ही ATC टावर को कांटेक्ट कर उन्हें प्लेन में हुए बॉम्ब धमाके की जानकारी दी और मे डे का अनाउंसमेंट कर दिया। आमतौर पर पायलट उसी हालात में मे डे की अनाउंसमेंट करता है जब प्लेन किसी बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होता है और उसका बचना काफी मुश्किल होता है। प्लेन में आई इस इमरजेंसी को जानते ही ATC तुरंत ही पायलट को होनोलुलु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के परमिशन दे देता है। ATC जब पायलट से प्लेन की मौजूदा हाइट के बारे में पूछता है तो पायलट कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्लेन तेजी से नीचे आ रहा है। शायद प्लेन का इंजन नंबर 3 फेल हो चुका है। असल में कार्गो डोर में हुए तेज धमाके की वजह से प्लेन के कुछ टुकड़े इंजन नंबर 3 और 4 में जाकर टकरा गए थे, जिसके कारण इंजन को बहुत नुकसान हुआ था और वो मुश्किल से प्लेन को पावर दे पा रहे थे। अब एक एक कर कॉकपिट में भी बहुत सारे वार्निंग अलार्म बजने लगे थे, जिसने पायलट्स की परेशानी को और बढ़ा दिया था। कप्तान तुरंत ही इन सभी वार्निंग अलार्म को बंद कर देते हैं ताकि वो पूरा ध्यान प्लेन को किसी भी तरह लैंड करने में लगा सके। प्लेन अभी भी तेजी के साथ दाईं तरफ झुक रहा था, जिसे देखते हुए फर्स्ट अफसर तुरंत ही ATC को इसकी जानकारी देता है और प्लेन के रेडार बीकॉन ट्रांसपॉन्डर में 7700 का इमरजेंसी ट्रांसमीटर मैसेज रिकॉर्ड कर दिया। इस मैसेज का मतलब आसपास उड़ रहे सभी एयरप्लेन और एयरपोर्ट को यह बताना होता है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आई है, इसलिए वो सब ध्यान रखे और प्लेन के आसपास फ्लाइंग एरिया को क्लियर रखे ताकि प्लेन इमरजेंसी में लैंड कर सके। कप्तान प्लेन के फ्यूल को डंप करना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेन के वजन को कम किया जा सके और प्लेन को आसानी से लैंड करवाया जा सके। बहुत ही सावधानी से दोनों पायलट धीरे धीरे प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ ला रहे थे।
प्लेन के थोड़ा से कंट्रोल में आने के बाद कप्तान फ्लाइट इंजीनियर रैंडल थॉमस को निर्देश देते हैं कि वो केबिन क्रू को लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहे। फ्लाइट इंजीनियर रैंडल तुरंत ही इंटरकॉम की मदद से केबिन क्रू को कॉल करते हैं, लेकिन हवा की तेज आवाज के कारण उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर रैंडल खुद ही पैसेंजर केबिन में जाकर कैबिन क्रू से बात करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट से बाहर आते हैं तो पैसेंजर केबिन का नजारा देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। पैसेंजर केबिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही गायब था और पूरे केबिन में तेज हवाएं चल रही थीं। फ्लाइट इंजीनियर रैंडल तुरंत ही कॉकपिट में वापस आकर कप्तान को इसकी जानकारी देते हैं। उन्हें भी यही लगता है कि ऐसा छेद किसी बॉम्ब धमाके की वजह से ही हो सकता है। इसके तुरंत बाद कप्तान एटीसी को कॉल करके प्लेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और प्लेन के एक बड़े हिस्से के गायब होने की जानकारी देता है और उन्हें एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज को तैयार रखने के लिए कहता है। अब इंजन नंबर 4 से आग की लपटें निकलने लगती है, जिसके बाद कप्तान इंजन को बंद कर देते हैं। एटीसी कप्तान को 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते रहने की सलाह देते हैं, जिसके बाद कप्तान उन्हें बताता है कि उनके 2 इंजन्स फेल हो चुके हैं और वो अब बचे हुए बाकी 2 इंजन्स के सहारे ही उड़ रहे हैं। बहुत ही सावधानी से स्पीड को कंट्रोल करते हुए पायलट अब प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट के रनवे के पास ले आते हैं और लैंडिंग गियर ओपन कर देते हैं। जैसे ही कप्तान लैंडिंग के लिए प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लैप का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि फ्लैप्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और प्लेन की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है। अब चूंकि फ्लैप्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्लेन अभी भी 200 नॉट्स की स्पीड से उड़ रहा था, जो लैंडिंग के लिए बहुत खतरनाक स्पीड थी। लेकिन ऐसे हालात में अब कप्तान के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हवा में ब्लास्ट होने के लगभग 14 मिनट बाद प्लेन आखिरकार होनोलुलु एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है। तेजी से डोलते हुए प्लेन के टायर रनवे को टच करते हैं और प्लेन तेजी से रनवे पर दौड़ने लगता है। इतनी तेज स्पीड पर लैंड करने के कारण प्लेन कभी भी रनवे से बाहर जाकर क्रैश हो सकता था, लेकिन अपनी सूझबूझ से पायलट्स आखिरकार प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले ही रोक लेते हैं। पैसेंजर्स के साथ साथ पूरे केबिन क्रू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। प्लेन के रुकते ही केबिन क्रू तुरंत ही सभी यात्रियों को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। केबिन क्रू की मुस्तैदी से सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सिर्फ 45 सेकंड से भी कम समय में प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अपने फर्ज को इतनी जिम्मेदारी से निभाते हुए सभी क्रू मेंबर्स को इस हादसे में गंभीर चोटें आती है। लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश से प्लेन से गिरे 9 यात्रियों का काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चलता और समुद्र की गहराइयों में ही वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। एनटीएसबी की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन के कार्गो डोर का अचानक से खुल जाना ही इस हादसे का कारण था। प्लेन की इलेक्ट्रिक वायरिंग में आई खराबी और कार्गो डोर के कुछ गलत डिजाइन के कारण ही यह दुखद हादसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वायरिंग में हुए एक शॉर्ट सर्किट के कारण कार्गो डोर का लॉकिंग लैच सिस्टम सही से लॉक नहीं हुआ और 23,000 फीट की ऊंचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण कार्गो डोर एक झटके से टूटकर प्लेन से अलग हो गया। कार्गो डोर इतनी तेजी के साथ टूटा कि प्लेन के पैसेंजर केबिन का एक बड़ा हिस्सा भी उसके साथ साथ प्लेन से टूटकर अलग हो गया। ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसलिए अपनी जांच के बाद एनटीएसबी ने सभी बोइंग 747-100S सीरीज के विमानों के कार्गो डोर को बदलने का निर्देश दे दिया। अपनी बहादुरी और फर्ज के प्रति जिम्मेदारी के कारण 1989 में सभी क्रू मेंबर्स को सेक्रेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया।